हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोलॉजिकल दुनिया में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम 11th और 12th के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोटोजोआ जो शब्द है वो किसने दिया था, वो गोल्डफश ने दिया था। तो प्रोटोजोआ जो शब्द है वो किसने दिया था, गोल्डफश ने दिया था। और इस संघ के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है। और साथ में कैसे जीव होते हैं, यूकेरियोटिक जीव होते हैं। यूकेरियोटिक जीव का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक द्रव्य है और इस केंद्रक द्रव्य के बाहर अगर केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है तो इस प्रकार के सदस्य क्या कहलाते हैं, यूकेरियोटिक कहलाते हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो एक कोशिकीय होंगे और यूकेरियोटिक होंगे। अगर केंद्रक द्रव्य के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं है तो ऐसे सदस्यों को हम क्या कहते हैं, ऐसे सदस्यों को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अगर यहाँ पर शब्द ऐसा आ जाए कि एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव, तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे सभी सदस्य है वो किस जगत के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे सभी सदस्य मोनेरा जगत के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और है, ल्यूवेनहोक। पूरा नाम है इसका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शक की सहायता से जंतुओं की खोज करने का प्रयास किया और नाम क्या दिया, एनिमल क्यूब नाम दिया था। इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, मिलीमीटर में इनका आकार होता है। यहाँ पर 0.001 से 3 मिलीमीटर आकार के जीव होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाने वाले। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनका शारीरिक संगठन, पीछे भी हमने पढ़ा था कि इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है, जीवद्रव्य स्तर का होता है, यानी इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, कोशिका का कोई स्पेसिफिक कार्य नहीं होता है। इसके अलावा इस संघ के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, उनमें असम्मिति भी हो सकती है, अरीय सम्मिति भी हो सकती है और द्विपार्श्व सम्मिति भी हो सकती है। असम्मिति का मतलब हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखिए आप, जैसे हमारे पास ये कोश एक जीव है, अगर इस जीव को हम केंद्र रेखा से गुजारें, हमने इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, तो ये भाग इस भाग के समान नहीं है, तो इस प्रकार की सम्मिति को हम क्या कहते हैं, असम्मिति कहते हैं। और मान लो कि हमने इस जीव के केंद्र रेखा से एक रेखा गुजारी, ये भाग इस भाग के समान है लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो इस प्रकार की सम्मिति को हम अरेय सम्मिति कहते हैं। और बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इस प्रकार की सम्मिति को हम क्या कहेंगे, द्विपार्श्व सम्मिति कहेंगे, क्योंकि हमने पीछे के पार्ट में ये चीज़ देख चुके हैं। तो इस संघ के जितने भी सदस्य हैं उसमें किसी भी प्रकार की सम्मिति पाई जा सकती है। और साथ में इनके बाहर एक प्रोटीन का महीन आवरण होता है। ये आवरण किसका होता है, प्रोटीन का होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, पेलिकल कह सकते हैं। अब इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ है गमन। प्रोटोजोआ के सदस्य है वो गमन करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कुटपाद। कुटपाद को हम क्या कह सकते हैं, सुडोपोडिया भी कह सकते हैं। तो कुटपाद के द्वारा जो गमन करेगा वो कौन करेगा, अमीबा करेगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कसाब है। कसाब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कसाब को हम कहते हैं सीलिया। और सीलिया के द्वारा गमन है वो किसके अंदर पाया जाता है, सीलिया के द्वारा गमन पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, पैरामीशियम के अंदर। इसके अलावा पक्षमाप के द्वारा भी गमन होता है। पक्षमाप को फ्लैजिला कहते हैं और फ्लैजिला के द्वारा गमन कौन करता है, फ्लैजिला के द्वारा गमन करता है युग्लिना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोटोजोआ के सदस्य होते हैं उनमें गमन कुटपाद के द्वारा भी हो सकते हैं, कसाब यानी कि सीलिया के द्वारा भी हो सकता है, पक्षमाप यानी फ्लैजिला के द्वारा भी इनमें गमन की क्रिया हो सकती है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखनी है कि इनमें श्वसन व उत्सर्जन की क्रिया होती है वो शरीर के सामान्य सतह के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, शरीर के सामान्य सतह के द्वारा। कहने का मतलब है इनके अंदर कोई श्वसन तंत्र नहीं होगा, न ही कोई उत्सर्जन तंत्र होगा। सामान्य त्वचा होती है वही श्वसन उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य करती है। और ये जो विसरण की क्रिया है ना, विसरण की क्रिया, इसी के माध्यम से श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब विसरण जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के अणु या यौगिक, किसी भी पदार्थ के अणु या यौगिक होते हैं ना, वो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, विसरण। और यह सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, यानी कि जब ये प्रक्रिया होती है तो इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जल नियमन जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और उत्सर्जन के लिए इनके अंदर क्या पाई जाती है, संकुचनशील रसधानियाँ पाई जाती है। यानी ये शरीर के अंदर जल की मात्रा को ना तो अधिक होने देते हैं ना ही कम होने देते हैं। और ये कार्य इनके शरीर के अंदर कौन करता है, संकुचनशील रसधानियाँ करती हैं। और ये किसका उत्सर्जन करती हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। अब देखो 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे कि
उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, या क्या हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है। ये 3 प्रकार के पदार्थ है जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में हो सकते हैं। इनमें सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है, अमोनिया है, सबसे अधिक जहरीला। इसके बाद में कौन है जहरीला, यूरिया, लेकिन ये अमोनिया की तुलना में कम जहरीला होता है, तो सामान्य जहरीला। और सबसे कम जहरीला कौन सा होता है, यूरिक अम्ल सबसे कम जहरीला होता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि वे सभी जीव जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया जहरीला पदार्थ है और जहरीले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान में रखना, जितने जलीय प्राणी होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, और प्रोटोजोआ के जितने भी सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं, इसलिए वो किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का। इसके अलावा यूरिया का उत्सर्जन वे जीव करेंगे जो स्थल पर पाए जाते हैं, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन वे जीव करते हैं जो कि अपने शरीर के अंदर जल की मात्रा को बचाने का कार्य करते हैं, जैसे पक्षी हो गए। तो पक्षी के शरीर के अंदर जल की मात्रा वैसे भी कम पाई जाती है, तो वो अपने शरीर के अंदर जल की मात्रा को बचाने के लिए किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम के अंदर केंद्रीय द्विरूपता पाई जाती है। केंद्रीय द्विरूपता देख रहे हो आप, गहरे शब्दों में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पैरामीशियम एक ऐसा सदस्य है जिसके अंदर केंद्रकों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय द्विरूपता कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में पुट्टिका का निर्माण कर सकते हैं, और इनके अंदर जो पुट्टिका होती है ना, वो क्या होती है, अनुकूल समय आने पर जनन की क्रिया में सहायक होती हैं। और साथ में इनका शरीर होता है वो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में विभेदित नहीं होता है, यानी इनके अंदर कोशिका द्रव्य या कायिक द्रव्य, जनन द्रव्य को हम विभेदित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर कोशिका ही नहीं पाई जाती है, जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर जो जनन होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, लैंगिक जनन भी हो सकता है, अलैंगिक जनन भी हो सकता है। आपको ये 2 शब्द यहाँ पर ध्यान देने हैं, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, इन दोनों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, जबकि अमीबा और यूग्लिना में केवल कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, इनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है, जबकि अमीबा और यूग्लिना के अंदर केवल अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। अब पहला देखो एग्जाम्पल दे रखा है अलैंगिक जनन का, द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब नाम से स्पष्ट है कि कोई जीव है 2 भागों में विभाजित हो गया है, तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन किसके अंदर पाया जाता है, अमीबा के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में अनुप्रस्थ विखंडन। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होगा, अनुप्रस्थ का मतलब हो गया जैसे कोई एक जीव है, इस प्रकार का एक हमने जीव बना दिया, इस प्रकार का हमने एक जीव बना दिया। अगर हम इस जीव को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करें तो इस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। तो इस प्रकार का विभाजन किस में पाया जा सकता है, पैरामीशियम के अंदर पाया जा सकता है, और ये गमन सीलिया के द्वारा करता हम पढ़ ही चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना, अनुप्रस्थ विखंडन किसके अंदर पाया जाता है, पैरामीशियम के अंदर। अनुदैर्ध्य विखंडन, अनुदैर्ध्य विखंडन का मतलब ये हो गया जैसे हमारे पास में कोई ये जीव है, इस प्रकार का कोई जीव है हमारे पास में, अगर इसे खड़ी काट के रूप में हम 2 बराबर भागों में विभाजित करें इस प्रकार, तो इस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विखंडन कहते हैं। और इस प्रकार का विभाजन किस में पाया जाता है, यूग्लिना में। और इसके अलावा बहुखंडन है वो किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाता है। जब हम गमन की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने देखो अमीबा के अंदर गमन देख लिया, कुटपाद के द्वारा होता है। इसके अलावा हमने देखा पैरामीशियम के अंदर जो गमन होता है वो सीलिया के द्वारा होता है, यूग्लिना के अंदर गमन होता है वो पक्षमाप के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम के अंदर गमन नहीं पाया जाता है, यानी प्लाज्मोडियम एकमात्र, प्लाज्मोडियम किस वर्ग का सदस्य है, स्पोरोजोआ का सदस्य है, स्पोरोजोआ इसका सदस्य है। तो स्पोरोजोआ वर्ग के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं ना, उनमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, गमन अंग उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुकुलन की क्रिया, क्योंकि मुकुलन भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, तो मुकुलन की क्रिया किस में पाई जाती है, एफिलोटा के अंदर पाई जाती है। मुकुलन 2 प्रकार का हो सकता है, बाह्य हो सकता है, आंतरिक हो सकता है, यानी कि मुख्य पादप शरीर पर एक छोटी सी मुकुल बन जाती है और मुख्य पादप से अलग होकर या मुख्य जीव से अलग होकर वो एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। अब ये एफिलोटा शब्द है ना, ये आपको याद में रखना है,
क्योंकि प्रोटोजोआ का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो कि एक ही स्थान पर पाया जाता है, जल के साथ में गमन नहीं करता है। प्रोटोजोआ के जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो जल के साथ में गमन करते हैं, जबकि एफिलोटा ऐसा जीव है जो जल के साथ में गमन नहीं करता है बल्कि एक ही स्थान पर रहता है। तो याद करने का ट्रिक क्या होगी, एफिलोटा। आप एफिल टावर से इसे याद कर सकते हो, एफिल और टा से टावर, एफिल टावर से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हमने देखा था कि प्रोटोजोआ के सदस्यों में अलैंगिक जनन के अलावा लैंगिक जनन भी पाया जाता है, और मैंने पहले भी बता दिया आपको, लैंगिक जनन केवल 2 ही प्राणियों के अंदर होगा, प्लाज्मोडियम के अंदर होगा, पैरामीशियम के अंदर होगा। प्लाज्मोडियम के अंदर सलियन के द्वारा होगा और पैरामीशियम के द्वारा संयुग्मन के माध्यम से होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रोटोजोआ का वर्गीकरण है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।